हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और कंटिन्यू करेंगे शिफ्ट 1 का यहाँ पे आखिरी वाला सेशन जहाँ पे 5 क्वेश्चंस हमारे बाकी है और क्वेश्चन नंबर 21 हम स्टार्ट करने वाले हैं। 20 तक हमने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो लेक्चर्स, तो आप प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो पूरा सोल्यूशन डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको ट्रिक्स से मैं आपको पूरा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है बता रहा हूँ। सो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जहां पे इन्होंने कहा है ABC एक पीस ऑफ वर्क जो है उसको कंप्लीट करते हैं और उसका इन्होंने टाइम फ्रेम दिया हुआ है। क्या टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे A जो है वो 10 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, A जो है 10 दिन में काम कंप्लीट करता है और B जो है वो 20 दिन में करता है और C यहाँ पे 40 दिन में। ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है ना। फर्दर इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि भाई इफ in how many days will the work be completed if A is assisted by both B and C every third day। इसको समझना बहुत जरूरी है। भाई इन्होंने कहा है कि A अकेला अगर करता है और हर तीसरे दिन पे B और C इसकी मदद करे तो भाई यहां पे ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो अब ये चीज के लिए आपको थोड़ा सा यहां पे आना पड़ेगा। भाई A 10 दिन में एक काम कंप्लीट करता है, B 20 दिन में, C 40 दिन में। अगर यहां पे टाइम दिया हुआ है, एलसीएम ले लो 10, 20 एंड 40 का, तो 10, 20 एंड 40 का एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आया 40। ये हमारा हो जाएगा वर्क जो है क्या है 40 यूनिट्स है। अब 40 यूनिट्स हमारा वर्क है। ए अगर 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है तो वर्क की फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू W/T। ठीक है, अब मैं टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। रेट इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है 40 यूनिट्स है, टाइम क्या है 10 है, तो यहां पे रेट यानी कि एफिशिएंसी क्या आएगी, एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी, ए की कैपेसिटी इसको बोलते हैं, वो क्या आएगी W/T मतलब 40/10 दैट इज 4 यूनिट्स। अब आप पूछोगे इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए जो है 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और वर्क जो है 40 यूनिट्स का है तो भाई ए की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स पर डे। इसका मतलब ये होता है। ऐसे ही अगर हम बी का पूछा है तो बी जो है 20 दिन में काम कंप्लीट करता है तो बी की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी 20/40 दैट इज यहां पे इसका 40/20 दैट इज 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे सी का पूछा जाए 40 डेज में काम कंप्लीट करता है तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी 40/40 दैट इज 1 यूनिट पर डे। अब ये हमारे पास अगर आ गया तो काम बहुत इजी हो जाएगा। और जिनको टाइम एंड वर्क आता है ना वो ये करते ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई 10 है 40 आएगा तो इसका यहाँ पे 4 हुआ, इसका 2 हुआ और इसका 1 हुआ। ये डायरेक्टली कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो इस तरीके से हम करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई ए जो है अकेला काम शुरू करता है, हर तीसरे दिन पे बी और सी मदद करते हैं। तो हम गिनते हैं, पहला दिन ए अकेला काम करेगा। ए अकेला अगर काम करता है तो एक दिन में 4 यूनिट काम होता है, तो 4 यूनिट का काम हुआ पहले दिन पे। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे जो भी आपको बता रहा हूं क्वेश्चन बहुत अच्छे से स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। दूसरे दिन क्या होगा, वापस से ए अकेला ही काम कर रहा है ना, तो 4 यूनिट। अब तीसरे दिन बी और सी आ जाते हैं कि भाई हम मदद करते हैं, तो ए तो करेगा ही काम, साथ में बी और सी भी ऐड हो जाएंगे, तो 4 + 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 7 यूनिट्स। तीसरे दिन 7 यूनिट जितना काम होगा। अब यहां पे देखते हैं चौथे दिन पे क्या हो रहा है, 4 यूनिट होगा, पांचवें दिन पे वापस 4 यूनिट और छठे दिन पे वापस 7 यूनिट। मतलब हर 3 दिन में काम कितना हो रहा है, हर 3 दिन में काम हो रहा है, यहां पे देखो कितना हो रहा है 15 यूनिट्स का। हर 3 दिन में 15 यूनिट्स का हो रहा है। हमारे पास काम कितना है भाई 40 यूनिट का तो काम है, तो भाई 15 और 15 30, 6 दिन में 30 यूनिट का काम हो गया। ऑप्शन एक बार चेक कर लो कि भाई अगर 6 दिन से अंदर में कोई ऑप्शन है, यहां पे 6 दिन है और काम बाकी है, तो ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 8th डे पे यहां पे वापस 4 यूनिट, 9th डे पे 4 यूनिट एंड अब 10th डे की राह देखे उससे पहले 30 + 4 34 + 4 कितना हो गया 38 यूनिट्स काम ऑलरेडी हो चुका है। 10वें दिन पूरे दिन काम करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि बस 2 ही यूनिट बाकी है। सो अब यहां पे ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 38 यूनिट्स काम करने के लिए कितने दिन लगे। आप अगर देखोगे तो यहां पे टोटल यहां पे 6 7 8, ठीक है, यहां पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, ये जो है 7 8 और 9
इस तरीके से। तो 8 दिन में 38 यूनिट्स हो चुका है, तो थोड़ा ही बाकी है, तो 9वां दिन थोड़ा ही लगेगा ना, 9 से ऊपर तो जाने वाला नहीं और 10 तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 8 से यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑप्शन पास में है, 9 तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 9th डे पे 7 यूनिट काम हो सकता है। तीसरा दिन है ना, ये लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, तो ये 45 यूनिट्स तक जा सकता है, जो 9 डे का पूरा काम है ही नहीं। 10th तो बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप देखो कि 3 ऑप्शन जा चुके हैं, तो ये आपका राइट आंसर है। लेकिन राइट आंसर ये यहां पे कैसे लाए, चलो देख लेते हैं। तो भाई आपके 8 दिन हो गए हैं, 9वें दिन पे पूरा काम नहीं करना है, तो अब 9वें दिन पे यहाँ पे टोटल 40 यूनिट्स हमारा काम है, उसमें से 38 हो गया, मतलब कि 2 ही यूनिट काम कर रहे हैं, ऐसे लिखते हैं। अपॉन में काम कौन कर रहा है, भाई तीनों लोग काम कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे कैपेसिटी क्या है, 4 + 2 + 1, ऐसे करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ आएगा 8 प्लस ये आ जाएगा 2/7। देखो ये आपका आंसर है, 8 इंटीजर 2/7 आ गया। समझ में आया, 2 यूनिट का काम है और 7 यूनिट जितनी यहाँ पे इनकी कैपेसिटी आज करने की, तो 8 2/7 ये इसका आंसर है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया मुझे पता है, लेकिन मुझे लगा ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊं। ट्रिक से हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें माइंड में करनी पड़ती है। अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि व्हाट इज साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्या है, देखो ये अगर आप देखोगे और ये देखोगे तो आराम से पता चल जाएगा कि भाई ये फॉर्मूला ही पूछा है, और फॉर्मूला क्या है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये वाला आपका आंसर है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ट्रिगो का, अगर आपको नहीं पता है तो, और ये आपका आंसर है। SSCS ऐसे हम याद रखते थे, ठीक है। मैं कभी आपको ट्रिगो के सेशंस में ये याद रखना सिखाऊंगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधा टाइम बचता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है 23rd नंबर का, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये है मेंसुरेशन का क्वेश्चन, जहां पे कोन एंड हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। हेमिस्फीयर ऑफ लीड of radius 4 centimeter is cast into a right circular cone of height 72 centimeter। भाई कहा है कि एक लीड जो है यहाँ पे स्फीयर शेप में है, सॉरी यहाँ पे हेमिस्फीयर का है, तो हेमिस्फीयर शेप में लीड है। अब इन्होंने जो है कहा है कि भाई ये जो है इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया गया, मतलब कास्ट किया गया, तो किस में किया गया है, कोन में, राइट सर्कुलर कोन के अंदर। तो राइट सर्कुलर कोन ऐसा होता है भाई, इसको यहाँ पे इसमें कर दिया, कैसे किया वो मत सोचना, लेकिन किया हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि भाई जो भी हुआ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, भाई इसका जो है रेडियस क्या होगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना कास्टिंग का, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, हमेशा याद रखना, कहीं पे भी गलती नहीं होगी जब कास्ट हो रहा हो, एक शेप में से दूसरे शेप में जा रहा हो। देखो ये शेप जो है ना, इसका जो भी वॉल्यूम है वो इक्वल है इस वॉल्यूम से। अगर ये लोग कह रहे हैं कि ये इसमें से इसमें बन सकता है, अगर बन सकता है तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ये हमेशा याद रखना, तो कभी गलती नहीं होगी। अब आते हैं भाई, इसका रेडियस दिया है 4, इसमें यहां पे हाइट मेंशन की है 72। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक यहाँ पे वो है एडवांटेज है कि भाई आसानी से हो जाते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो ये सम किसी भी हालत में नहीं होगा। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2/3 πr³, ठीक है ना। पूरे स्फीयर का क्या होता है, 4/3 πr³, हाफ स्फीयर है तो 2/3 πr³। ऐसे ही कोन का क्या है, 1/3 πr²h। अब इसको इक्वल में लिखना है, पाई आपका कैंसिल हो गया। अब एक और गलती करते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने भी अभी एक गलती की है, गलती नहीं बोल सकते हैं यहां पे, आप सही होगे लेकिन कंफ्यूजन के मारे कभी हो सकता है, ठीक है। आर इसका अलग है, इसका अलग है, तो इसको अलग से इंडिकेट करो, सेम करो तो याद रखना, ठीक है। अब ये पाई तो कैंसिल हो गया हमारा, 3 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा है वो है 2r³ = r²h, जिसमें मुझे जो है r² फाइंड करना है, मतलब मुझे r फाइंड करना है। ये मेरी r जो है रिक्वायरमेंट है। ये कौन का रेडियस बोला है ना, इसका 4 है तो 4 का क्यूब = r²। h क्या है, 72 है। अब 72 और ये 34 कैंसिल हो जाएंगे, हाँ कैंसिल हो जाएंगे, ये 36 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास 4 × 4 × 4 अपॉन 36 ऐसे है, और यहाँ पे = r² है। अब आप देखो तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 9 और r² मुझे मिलता है 4 × 4 अपॉन 9 है, तो 9 को मैं क्या लिखूंगा, 3 × 3। क्यों भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, बिकॉज r² दिया है। अब मुझे इसको r करना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है
ऐसे हो जाएगा, एक ही लाइन में लिखूंगा तो बोलोगे कि आर स्क्वायर और रूट कैसे, तो स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा ये 4/3। लेकिन एक गलती है, एक छोटी सी गलती नहीं बोल सकते, लेकिन एक छोटा सा कैच है। ऑप्शन देख लेने चाहिए। ऑप्शन जो है ये है 4/3 मेरा आंसर आया हुआ है। क्या ये आंसर है तो चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 1 बचा तो 1.3, फिर वापस से 1 बचा 3, फिर वापस से 1 बचा तो 1.33। ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर है। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। अगर आपको कास्टिंग का कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला सामने सामने रख के पाई को उड़ा दो, एच को उड़ा दो, कभी बहुत सारी चीजें उड़ जाएगी। तो कभी रेडियस सेम होगा और बोलेंगे कि हाइट फाइंड करो तो चुटकियों में आंसर आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने ज्योमेट्री सेक्शन को लास्ट वाले पार्ट में डाल दिया। ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर x - 46, लिख लेते हैं, x + 96 लिख लिया ये भी, एंड 8x, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2x? 2x की वैल्यू क्या होगी? अब 2x कोई एंगल नहीं है, लेकिन एक चीज है कि ये तीनों एक ट्राइंगल के एंगल्स है। तो भाई जब ट्राइंगल्स के एंगल हो तो क्या करना है, मुझे x फाइंड करना है अल्टीमेटली। तो x फाइंड करने के लिए इन तीनों को ऐड कर दूंगा। क्या करना होगा, देखो 8 + 1 9, 10x हो गया, प्लस अब 96 एंड -46 मेरे पास है। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, ये बचेगा 10x + 50। अब ये जो है समेशन किसके बराबर होगा? ये मैंने तीनों एंगल्स का प्लस किया ना, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का समेशन होता है 180। देखो टाइम एंड वर्क में ज्यादा टाइम गया था ना, तो यहां पे कम टाइम गया, मतलब बैलेंस हो ही जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10x = 130 एंड x = 13। x मेरा 13 आया, मुझे पूछा है 2x यानी 2 × 13, आंसर आ गया 26 एंड ये आपका है 26 डिग्रीज आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था यार, कोई लिखेगा भी नहीं, मैं होता तो लिखता भी नहीं। x + 8x 10x हो गया, चलो फिर 46 - 46 96 50 हो गया, 180 में से 50 निकाला 130, 130/10 13, 13 2 = 26, डायरेक्टली आंसर आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अगेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना ज्योमेट्री इन्होंने ऐड कर दिया है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्या कहा है कि भाई O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। एक सर्कल है, चलो तो सर्कल है तो सर्कल लेके आते हैं, थोड़ी जगह भी चाहिए होगी। ये हमारा सर्कल आ गया। अब इन्होंने कहा है कि भाई टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, एक पॉइंट है मान लेते हैं, वहां से टेंजेंट ड्रॉ किया है। चलो ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। नाउ दे हैव सेड कि भाई P टचेस द सर्कल एट Q, भाई ये Q को टच कर रहा है, ठीक है कर लिया। सेंटर O है ना, चलो सेंटर O है हमारा, ये भी हमने लगा दिया। नाउ इन्होंने बताया कि भाई PQ जो है 24 है, PQ 24 है, OQ 10 है, O और Q, जी हाँ OQ 10 है तो OQ बना लेते हैं। नाउ उन्होंने कहा है कि देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ OP, OP की वैल्यू क्या है? तो OP हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये मुझे फाइंड करना है। अब अगर आप टेंजेंट के कॉन्सेप्ट और सर्कल के कॉन्सेप्ट से अवेयर हो, आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पता है, ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? तो यहां पे ट्राइंगल बन रहा है OPQ, ट्राइंगल बन तो रहा है, लेकिन ट्राइंगल का फायदा क्या? ट्राइंगल का फायदा ये है कि देखो जब भी यहां पे टेंजेंट जो होता है ना, टेंजेंट होता क्या है, एक इन्होंने कहा है कि भाई O इज द सेंटर, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, P एक बाहर का पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया है, जो इस सर्कल के लिए जो सर्कल पे टच होता है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के एकदम बॉर्डर पे टच होती है, अंदर नहीं आएगी, बॉर्डर पे टच होगी। अंदर आएगी तो उसके अलग अलग नाम है, कॉर्ड हो गया, सेकांट हो गया, लेकिन ये अंदर नहीं आएगी, टच करेगी सिर्फ, तो वो होता है टेंजेंट। अब यहां पे टेंजेंट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, ये मेरे टच नहीं हो रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन टच हो उसी को टेंजेंट बोलते हैं। तो बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं, एक सर्कल के पास बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, उसमें डायरेक्टली कर लेना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। देखो ये जो है ना 90 होगा, क्योंकि ये आपका रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट जब इंटरसेक्ट होंगे ना, जब मिलेंगे, वो 90 का एंगल बनाएंगे। अब जब 90 का एंगल बनता है तो ये वाला ट्राइंगल जो है मेरा 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हो गया। जब 90 ट्राइंगल हो गया तो इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा खड़ा करके बराबर ड्रॉ करता हूं। तो भाई ये मेरा अब ये जो ट्राइंगल है इसको मैं यहां पे इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। ये मेरा P, ये जो है Q है जो मेरा 90 डिग्री है, और ये मेरा O है। अब अगर आप देखोगे तो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, मतलब इजी लगेगा ये वाला।
इसका है मेजरमेंट 24, इसका है 10, ये फाइंड करना है। बताओ ये क्या है? ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस है तो इसका किस तरीके से फाइंड करते हैं? इसको x दे दे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये पाइथागोरस थ्योरम है, जहां पे क्या कहा है? हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, मतलब कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के समेशन से, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के समेशन से। तो स्क्वायर कर लिया, हो जाएगा 576, ये हो जाएगा यहां पे 100 और आपके पास आ गया 676। 676 आ गया। 676 क्या है? 26 का स्क्वायर है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, एक बार चेक कर लो, वेरीफाई। अगर तसल्ली ना हो तो चेक हमेशा कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, वेरी इजी। लेकिन आपको पता होने चाहिए, ये मैंने खास आपको इंडिकेट करने के लिए किया कि भाई आपको भी एग्जाम में चेक कर लेना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है, किसी को बुरा नहीं लगेगा, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक से ही हम यहाँ पे जो है मार्क्स गवा देते हैं, जहाँ पे हम नेगेटिव मार्किंग हो जाती है फिर। सो ये आपका था शिफ्ट 1 के 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। शिफ्ट 2 चाहिए या नहीं कमेंट करके बता देना, वरना मैं कोई और सीरीज स्टार्ट करूँ जहाँ पे टॉप 100 अलजेब्रा क्वेश्चंस हो गए, या टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस के हो गए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी हम रेफर कर सकते हैं। जो मर्जी हो आप बताओ, कमेंट करके जरूर से बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।